सिंहासन खाली करो देखो जनता आती है। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की लाइनें हैं जिनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया उस दौर में जब भारत की आजादी के बाद लोगों ने एक बार फिर से महसूस किया कि वो उसी तरह के सिस्टम में जहां पर एक्सप्लॉयटेशन है, दबाव है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उसे महसूस कर रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के इमरजेंसी के दौर की। 21 महीने की इमरजेंसी ने भारत के लोगों को एक बार फिर से एहसास दिलाया कि अंग्रेज तो चले गए, पर अब अपने ही लोग, अपने ही द्वारा निर्वाचित सरकार हम पर इस तरह का जुल्म ढा रही है। 25 जून का यह दिन शायद हम लोगों के लिए बहुत आम दिन होगा, पर आपके घर में आप पिताजी या दादाजी उस दिन को देख के आए हैं तो आप उनसे पूछेगा कि 25 1975 को क्या हुआ था। ये वो दिन था जब भारत के इतिहास में आजादी के बाद फिर एक ऐसे दौर की शुरुआत होने वाली थी जब लोगों से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था। 11,000 ओपोजिशन के लीडर्स या वो लोग जो उस समय की सत्ता का विरोध कर रहे थे, उनको जेलों में डाल दिया गया था, मीसा और डीआईआर जैसे एक्ट्स के अंदर। उस समय बड़े तौर पर, अंधाधुंध तौर पर पुलिस लोगों को उठाती थी और जेल में भर देती थी। यहां तक कि जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल गए। और उसी दौर के अंदर भारत ने नसबंदी जैसे कानूनों को भी झेला, जब लगभग 60 लाख लोगों की, जिसमें उम्र 17 साल से 70 साल तक थी, जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। ये वो दौर था जिस समय भारत में जनमानस को लगने लगा था कि शायद अब हम उसी अंधकार में वापस चले गए हैं जहां से 200 साल की लड़ाई लड़कर हम वापस आए थे। मैं बात कर रहा हूं उन 21 महीनों की जिनकी शुरुआत हुई थी 25 जून 1975 की रात 12 बजे के आसपास। वेलकम टू नेट कैरियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस फेस को, जिस फेस को बहुत से लोग डिक्टेटरशिप के तौर पर देखते हैं। इस वीडियो से मेरा पर्पस किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के खिलाफ कोई दुष्प्रचार करना नहीं है, पर जो इंफॉर्मेशन न्यूज से मिलती है, राइटिंग से मिलती है, सिर्फ मैं उसी को डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं बात करूंगा आज इमरजेंसी की। यूं तो भारत के संविधान में जब इमरजेंसी के प्रोविजन को डाला गया था तो एक बहुत दूरगामी सोच थी। ये उम्मीद थी कि भारत की आने वाली युवा पीढ़ी कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगी इस कमाल के कानून का। पर इसे मैं कमाल का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो सोच थी वो बहुत कमाल थी। वो सोच ये थी कि कभी कोई ऐसी स्थिति आई जब भारत की अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठे तो इस कानून का इस्तेमाल करके, इस प्रावधान का इस्तेमाल करके भारत की एकता और अखंडता को टूटने से बचाया जा सके। परंतु इसका दुरुपयोग हुआ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जब भी इमरजेंसी लगी इसका दुरुपयोग हुआ, क्योंकि भारत के इतिहास में 3 ऐसे फेजेस आए जब इमरजेंसी को इम्पोज किया गया। पहला था 1962 का समय, जब भारत और चाइना की लड़ाई हो रही थी। इसके बाद आया 1971 का टाइम, और फिर आया 25 जून 1975 रात 12 बजे के आसपास, अपनी कैबिनेट से बिना डिस्कस किए। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर और अपने एक और सलाहकार के साथ रात के 12 बजे के आसपास बैठ के ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि लोगों को कैसे बताया जाए कि भाई इमरजेंसी इंपोज हो गई। फखरुद्दीन अहमद उस समय भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, 5वें प्रेसिडेंट थे वो भारत के। रातों रात इमरजेंसी को इंपोज किया जाता है और जेल भरो या नजरबंदी कानून के तहत लोगों को उठा के जेलों में डालना शुरू कर दिया जाता है। रातों रात बड़े बड़े एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के जेलों में डालना शुरू कर दिया जाता है। मीसा और डीआईआर एक्ट के अंदर ये सब होता है। सुबह होते होते 8:30 बजे के आसपास इंदिरा गांधी जी, जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, वो जनता के सामने आती हैं और सीधे तौर पर कहती हैं कि भाई आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई है, पर इससे आम व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भारत की स्थिरता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। परंतु इस आपातकाल के लागू होने से पहले की जो घटनाएं थी और इसके बाद की जो घटनाएं रही, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही।
देखिए, यूं तो हम भारत की अखंडता की जब बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से भारत ने बहुत से प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंदर विलय करके आज का जो भारत आप देखते हैं उसका निर्माण किया। और जब ये निर्माण हुआ तो भारत का संविधान बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, पर भीमराव अंबेडकर जी ने इस टास्क को बहुत अच्छे से निभाया। और उसके बाद धीरे धीरे भारत की सत्ता आगे बढ़ने लगी और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को एक नई रूपरेखा मिलने लगी। जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए और उनके द्वारा अपनाई गई विदेश नीति आज भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। 62 की वॉर के बाद जब इंडिया चाइना से वॉर में हार गया तो यहां पर दुनिया को लगा कि शायद भारत एक कमजोर देश के तौर पर सामने आया है। परंतु उसके बाद 65 की वॉर में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया तो दुनिया को विश्वास हो गया कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और अपनी आत्मरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना वो अच्छे से जानता है। परंतु ये वो दौर था जब भारत की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को सोशलिज्म और लिबरलिज्म के एक्सपेक्ट से देखा जाता था। पर फिर आती हैं इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी। जयप्रकाश नारायण उनको प्यार से मेरी प्यारी इंदु कहा करते थे। और यहां तक कि उस समय कोई भी नहीं सोचता था कि इंदिरा गांधी एक इतनी स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर सामने आ सकती हैं। द आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। जी हाँ, जब वो सत्ता संभालती हैं तो जितने भी परिवेश होते हैं वो बदल जाते हैं। इंडिया का पीएमओ सबसे मजबूत दौर में आ जाता है। 1970 से पहले का दौर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस समय इंदिरा गांधी दो बड़े फैसलों की बात करती हैं। पहला जो था फैसला वो ये था कि भारत में जितने भी बड़े बैंक्स हैं उन सबको मर्ज करके नेशनलाइज किया जाएगा। अब इस तरह के फैसले पहले भी लिए गए थे, पर इस समय फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो सोच थी वो सोशलिज्म के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिवी पर्स नाम की एक पॉलिसी थी जिसमें जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, रॉयल फैमिलीज थी, उनको कुछ पैसा भारत सरकार दिया करती थी, जिसको अबॉलिश करने की इंदिरा गांधी ने बात की थी। और इनका विरोध होना शुरू हो गया था लगातार। पर फिर आता है 1971 का समय। 1971 का जब समय आता है तो इस समय आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच की जो टेंशन है वो बहुत बढ़ जाती है। भारत युद्ध के दौर में जाता है और भारत युद्ध जीत के आता है और ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत थी जिसका फायदा सीधे तौर पर इंदिरा गांधी को मिलता है और उनकी पॉपुलैरिटी दिन दुगनी रात चौगनी हो जाती है। उसी समय भारत के कुछ स्टेट्स में चुनाव के बादल भी मंडरा रहे थे। यहाँ इंदिरा गांधी सत्ता में दोबारा वापस आती हैं, अपनी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ आती हैं और उसके बाद भारत के 4 राज्यों में चुनाव कराए जाते हैं जिनको कांग्रेस जीत जाती है। इसी के साथ साथ 3 और स्टेट्स जो थे वहां पर भी सरकार को उसका टेन्योर पूरा होने से पहले एंड कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है और वहां पर भी इलेक्शंस री अनाउंस करे जाते हैं। अब ये वो दौर था जब तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत के अंदर एकमात्र जो एक छत्र जो राज था वो कांग्रेस का था। पर यहां जब 1971 के चुनाव हुए थे तो रायबरेली से खड़ी हुई थी इंदिरा गांधी, जहां की सीट पे वो उस समय के उनके अपोजिट लीडर राजनारायण से बहुत बड़े अंतर से जीती थी। इसी को लेके राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और एक पटिशन डाल देते हैं जिसमें इंदिरा गांधी के ऊपर 6 आरोप वो लगाते हैं। अब यहाँ चुनावों में धांधली करना, अपने पद का फायदा उठाना, सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका मिसयूज करना, बहुत सारी चीजें वो यहाँ पर बोलते हैं और ये केस जो है एक तरह से आगे बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर समय आता है फिर 1972 का। अब 1972 आते आते ये 2 कानून थे जिनको अबॉलिश करने की बात की थी, एक प्रिवी पर्स और दूसरा बेसिकली जो नेशनलाइज करना था। इसके ऊपर इंदिरा गांधी स्टेप फॉरवर्ड होती हैं और इनको फाइनली वो एक तरह से लागू कर देती हैं कि भाई प्रिवी पर्स को जो अबॉलिश किया जाएगा और बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा। एज अ रिजल्ट मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इनके खिलाफ जो है मामले को ले जाता है और फाइनली इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जजमेंट देता है और कहता है कि भाई इस फैसले को हम निरस्त करते हैं। इसके जवाब में इंदिरा गांधी लेके आती है अमेंडमेंट 24th एंड 25th। अब 24th और 25th अमेंडमेंट जब आता है तो इंदिरा गांधी सीधे तौर पर जुडिशरी के इंटरफेरेंस को यहाँ पर एक तरह से आप कहते हैं ओवरहोल्ड कर देती है। इसके बाद ही 25th अमेंडमेंट से जुड़े ही एक आर्टिकल के अंदर ही जो केशव नंदा भारती केस है वो हमारे सामने आता है। एंड अगेन केशव नंदा भारती केस में भले ही केशव नंदा भारती की जीत नहीं हुई बट इंदिरा गांधी की एक हार होती है। अब इस सब दौर के बीच में जब ये सब चल रहा था तो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बन चुका था। 71 की वॉर में इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान से लड़ा था
बड़े तौर पर आर्थिक जो नुकसान हमें झेलना पड़ा था, एज अ रेट जो इन्फ्लेशन था वो बढ़ने लगा, महंगाई बढ़ती चली जा रही थी और उसका विरोध जगह जगह होने लगा। सबसे पहला विरोध गुजरात में देखने को मिला, जहां पर स्टूडेंट्स ने मेस के जो चार्जेस थे, कैंटीन के चार्जेस थे, उनके खिलाफ विद्रोह किया और फाइनली कहीं ना कहीं उनको उसमें जीत मिली। अब इस विद्रोह के बाद 1973 आते आते इस विद्रोह की जो लहरें थी वो बाकी जगहों पर भी नजर आने लगी, जहां पर बिहार में छात्रों ने इसका विद्रोह करना शुरू किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई और कुछ और मुद्दों को लेकर विरोध करना शुरू किया और फिर ये विरोध इतने बड़े व्यापक तौर पर चला गया कि बिहार की विधानसभा के बाहर ये विद्रोह होने लगा, जहां पुलिस के लाठीचार्ज में 3 छात्र मारे गए। इसके पश्चात फिर बिहार बंद का ऐलान किया गया 3 जून को और स्टूडेंट्स ने रुख किया एक क्रांतिकारी का। जी हाँ, ये वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को उस समय मेरी प्यारी हिंदू कहा करते थे, जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण इतने लोकप्रिय नेता थे कि जब नेहरू जी सत्ता में थे तो वो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट देना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण सोशल तौर पर तो एक्टिविस्ट थे, बट वो पॉलिटिकली इनएक्टिव हो गए थे। पर स्टूडेंट्स की इस आवाज को उठाने का उन्होंने जिम्मा लिया और स्टूडेंट्स की आवाज को उठाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज फर्नांडिस, जो एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने भी ये फैसला किया कि इस आवाज को उठाने का काम वो भी करेंगे और रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई। लगभग 1 लाख के आसपास रेलवे कर्मचारी 3 महीने तक हड़ताल पे रहे। अब यहाँ ये वो समय था जब इंदिरा गांधी के खिलाफ धीरे धीरे माहौल बनने लगा था। अब ये सामने आने लगा था कि भाई अब इंदिरा गांधी की सत्ता के ऊपर बड़े बादल मंडराने लगे। फिर समय आया 1975 का। 1975 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला देता है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो पिटीशन 1971 में डाली गई थी उसके खिलाफ जो है फैसला आता है और चुनावों को रद्द किया जाता है। साथ ही ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी अब 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। फिर ये मैटर अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां ये कहा जाता है कि भाई चुनाव रद्द करने का फैसला तो सही था, पर इंदिरा गांधी अभी भी प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सत्ता को एक्सरसाइज कर सकती है, बट हाँ वो वोट नहीं डाल सकती लोकसभा के अंदर किसी भी मुद्दे पे। अब यहाँ पर इतनी टेंशन बढ़ चुकी थी, माहौल इतना गहरा चुका था। ऐसे में जेपी दोबारा सामने आते हैं और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा करते हैं जिसमें लगभग 5 लाख लोग शामिल होते हैं। उस समय इतने बड़े स्तर पर लोगों का एकजुट होना एक बहुत बड़ा रेड अलार्म था इंदिरा गांधी के लिए। उनको समझ में आ गया था कि अब सीधे तौर पर उनकी सत्ता को चैलेंज किया गया है और इतने बड़े तौर पर आजादी के बाद अब लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ये हुआ कि क्योर और टेंशन बढ़ती चली गई और उसके बाद आता है दिन 25 जून का। जी हाँ, 25 जून का वो दिन जब रात को 12:30 के आसपास इमरजेंसी का जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, बेसिकली इमरजेंसी की जो इम्पोज करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है विदाउट डिस्कसिंग और इन्फॉर्मिंग द कैबिनेट मिनिस्टर्स। सुबह 8:30 बजे के आसपास इंदिरा गांधी जी आती हैं और बताती हैं कि भाई इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया है और उसके बाद लगभग 21 महीने भारत इस आपातकाल के काले चक्र में रहता है। जेपी ने कहा था कि डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और इसी दौर में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिन फैसलों के ऊपर आज तक संशय है। यहीं पर संजय गांधी उस समय जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे और पॉलिटिकली इंदिरा गांधी के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन उनको माना जाता था, वो एक पंचसूत्री कार्यक्रम को लेके आते हैं जिसके तहत नसबंदी अभियान को छेड़ा जाता है। लगभग 60 लाख लोगों की नसबंदी कराई जाती है। ये नंबर एडोल्फ हिटलर के स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके बाद फिर एक दौर आता है जब इमरजेंसी को 1977 के अंदर इंदिरा गांधी वापस ले लेती है और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सामने आता है। एक तरफ तो इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल खो चुकी थी वो। मोरारजी देसाई की सरकार बनती है जनता पार्टी की, जो कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर सरकार बनती है। अब इसी दौर के बीच में सुप्रीम कोर्ट भी सामने आता है और उस समय हमारे आगे आते हैं आर्टिकल 43 और आर्टिकल 44 और साथ ही इमरजेंसी के दौरान जो भी अमेंडमेंट्स हुए थे, अमेंडमेंट 43 एंड अमेंडमेंट 44 और इमरजेंसी के दौरान जो अमेंडमेंट हुए थे उनको वापस लिया जाता है।